तय किया जाएगा, ये कह रही हैं वंदना जी। वंदना जी ये भी कह रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी, उनका ये भी कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हम सीसीटीवी फुटेज देने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तब हैं जब कोर्ट हमें आदेश करे। ये सारी बातें यहां हो रही हैं और यहां से ये तो एक मसला है, एक मामला है जिसका खुलासा आज हुआ है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां जो लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनडीए सरकार को बड़ा झटका और पलटेगी बाजी। ये क्यों कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस पे हम आगे आएंगे। लेकिन यहां से जरा समझना चाहता हूं राहुल लाल जी, इस चुनाव जो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट को लेकर जैसे नवेंदु जी कह रहे थे कि लगभग 100 से 150 सीटें ऐसी हैं जहां मामला गड़बड़ है और इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, कई जगह यहां तक आया और प्रशांत टंडन जी उस पर और खुलासा करेंगे कि काउंटिंग होनी थी, वोट कितने पड़े और काउंटिंग कितनी हो गई, कई सारे वोट को रद्द कर दिए गए। ये सब आखिर क्या है, इन सब पे भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये बातें यही दब के रह जाएंगी? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, चाहे उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चाहे एमके स्टालिन, ये तमाम नेता या अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में है, ये तमाम नेता चुपचाप देखते रह जाएंगे या आगे कुछ होगा? ये सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तब। राहुल लाल जी देखिए, जो पूरा गंभीर मामला है ये काफी गंभीर है। राहुल गांधी ने जो उठाया है मामला, वो भी गंभीर मामला उठाया है। और जो वंदना जी का जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण नहीं है, वो दरअसल पारदर्शिता के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जोरदार हमला है। अगर 77 सीसीटीवी कैमरे हैं तो सीसीटीवी कैमरे को तो चुनाव आयोग को खुद ही चाहिए कि वो खुद ही दिखा दे लोगों को। एक लोकतंत्र में हम लोग मानते हैं कि पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो फिर यह शर्त क्यों जो है कि रखा जा रहा है कि पहले आप कोर्ट जाइए, फिर कोर्ट के आदेश के बाद आपको सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाए जाएंगे। आपको देखिए, वहां का जो पूरा उत्तर पश्चिम मुंबई का जो पूरा मामला रहा, पहले 1 वोटों से जीत रहे थे उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी और फिर रिकाउंटिंग करके 48 वोटों से हरा दिया जा रहा है। आप याद कीजिए राजीव जी, मामला केवल वही का नहीं है और मामला केवल लोकसभा चुनाव का नहीं है। हम लोगों ने देखिए बड़े पैमाने पर ध्यान अगर इसके ऊपर जाता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020, उसमें तेजस्वी यादव लगभग जो है कि उस चुनाव को जीत चुके थे, लेकिन कई सीटों पर जबरन हेराफेरी करके वहां पे उनको सत्ता से बाहर किया गया। फिर अगर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आते हैं, वहां पर भी फिर जो है कि ईवीएम की वो गड़बड़ी नजर आती है। अब तो देखिए ईवीएम की गड़बड़ी इतनी घोषित तक ही हो गई है राजीव जी कि हम लोग जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो हम लोगों के पास भी 2 तरह के आंकड़े होते हैं। चुनाव से पहले जब हम लोग आकलन कर रहे थे तो हम लोगों का आकलन किया जा रहा था कि बीजेपी 160-170 सीट, लगभग ये 150, 160, 170 सीटों का हम लोग आकलन कर रहे थे। और यह भी हम लोगों को पता था कि बीजेपी उसके बाद उसमें एक बड़ी बढ़त जो लेगी वो ईवीएम के गड़बड़ी के माध्यम से लेगी। और अभी भी देखिए वही चीज दिख रहा है, 240 पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो करीबन 70-80 सीटों का बढ़त जो है वो ईवीएम के मामले से सीधा सीधा दिख रहा है बीजेपी को बढ़त। मामले एक ही नहीं है, हम लोगों ने तमाम मामलों पर चर्चा की है राजीव जी आपके साथ। वो जो 1,60,00,000 वोटों में जो वोट प्रतिशत में वृद्धि की गई, वो वोट कहां गए? वो तो वो उन वोटों का लाभ किसे प्राप्त हुआ? ये कई तरह की गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों के कारण अब विश्लेषकों को यह परेशानी होती है कि भाई हम अपना आंकड़ा कैसे बताएं। तब हम लोग कहते थे चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आती भी होगी, लेकिन अगर ईवीएम की गड़बड़ियां होंगी तो उसको कहीं कहीं वो सीमा रेखा से कुछ सीटों पर पीछे होगी। और वही स्थितियां देखिए राजीव जी वो हम लोगों को नजर आ रही है। इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा है और एलन मस्क ने जो बयान दिया है, क्योंकि वो देखिए उनका बयान काफी मायने रखता है इन चीजों को लेकर। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र जी ने कि वो तमाम वो टेक्नोलॉजी के इसके एक्सपर्ट हैं और वो अगर उसे खारिज कर रहे हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकल के आधार पर इसे खारिज कर रहे हैं। और ये चीजें कहना कि नहीं उसमें वो सिस्टम बिल्कुल एलान है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये बात कहीं पे भी तथ्यों तर्कों के आधार पर नहीं दिखाई देती है। इसलिए अब तो ये समय आ चुका है राजीव जी कि तमाम दल उसके साथ एकजुट होकर खड़े हो, चुकी ये स्थितियां तब तो फिर ऐसी स्थिति होगी कि भारत में फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल एक सपने वाली स्थिति रह जाएगी। आप सोच के देखिए कि ये पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया, कितना लंबा पीरियड का लोकसभा का चुनाव हुआ, अब तो चुनाव आचार संहिता जैसे मामले बचे ही नहीं। जैसे लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नामक कोई चीज बची ही नहीं इस देश में, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कौन चर्चा करेगा? यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर
वोटिंग होना मुश्किल होगी। आपको देखिए, मुझे अभी भी याद है वोटिंग के दिन, जब वहां पे वोटिंग से पहले जौनपुर में जब चुनाव हुए थे, इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश थे। हालांकि ठीक है, समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन जब निर्देश ये था कि जो ईवीएम मशीन, जो रिजर्व वाले ईवीएम मशीन है, वो काउंटिंग वाले एरिया में नहीं रखे जाएंगे, उसका अलग जगह पे डिस्पोजल होगा उसका। फिर भी ईवीएम की गाड़ी देर रात वहां पे आ रही थी। फर्रुखाबाद में काउंटिंग के दिन हम लोगों ने देखा, जयपुर ग्रामीण में देखा। मतलब भारत में इस तरह के कम से कम आप अगर जोड़े उस दिन का इंसिडेंट, अगर काउंटिंग के दिन राजीव जी, जहां पे विवाद हो रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो वो जगह ही कम से कम 70-80 स्पॉट्स हम लोग को दिखाई दे रहे होंगे जहां बेईमानी होने के पूर्णतः स्पष्ट संकेत चुनाव के दिन भी नजर आ रहे थे। तो वो तो फिर परिणाम में होना ही था। तो ईवीएम और ईवीएम से पहले अगर याद करें प्रथम चरण के चुनाव से ही, केवल एक आखिरी पंक्ति कहूंगा कि पहले तो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना, कि जहां पे इंडिया अलायंस के लोग ज्यादा वोटिंग दे रहे हो, उनको वोट देने के लिए वोटिंग स्थान पे पहुंचना एक कठिन चीज करना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग स्थान पर पहुंचाना, कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल पाए। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो देखिए, एक वो गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी, काउंटिंग की गड़बड़ी, ये तमाम गड़बड़ियों के बावजूद इंडिया अलायंस के नंबर है। अगर ये गड़बड़ियां नहीं होती तो इंडिया अलायंस प्रचंड बहुमत के साथ आज सरकार बना रही होती, उसे किसी प्रतीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती राजीव जी। हमें नहीं उम्मीद है कि ये गड़बड़ियां होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम, मैं उसे अभी भी 160-170 ईमानदारी के स्तर पर अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो बीजेपी उसे 160 से 170 के लायक की योग्यता रखती है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ईवीएम का मामला एक बार फिर से सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी का वो भाषण, अगर याद नहीं है तो एक बार सुना देता हूं और फिर आते हैं प्रशांत टंडन। जरूरत देखिए, दबाव काफी भयानक दबाव है। और प्रशांत जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है। आपके पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, गलत ढंग से चुनाव जीते हैं, वो आप मुख्यमंत्री गलत ढंग से, शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी एक गलत ढंग से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राहुल नावेकर जो विधानसभा अध्यक्ष, उनके शक्तियों का गलत दुरुपयोग करके वहां पे बनी हुई है वो तमाम व्यवस्था है। और देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर के स्पष्टीकरण थे, और राजीव जी जिस तरह से आपने एक लेटर भी अभी दिखा दिया ओटीपी को लेके, तो ओटीपी को लेके जो वंदना जी झूठ बोल रही है, वो झूठ तो सीधे सीधे एक्सपोज हो गया। वो ये चीज कहना कि हमने पत्रकार को समझाने का प्रयास किया था, पत्रकार के ऊपर हम विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराएंगे। तो देखिए, ये जो पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास ये है कि सच्चाई जनता के समक्ष आ सके, और उल्टे जो मीडिया जगत है वो कहीं कहीं दबाव में हो, वो दबाव में लेने का सीधा सीधा प्रयास है, वो सच्चाई को छुपाने का प्रयास दिख रहा है ये। और ये चीजें देखिए, चीजें स्पष्ट राजीव जी उसी समय हो गई थी। इसे बहुत ही वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार कॉलेजियम सिस्टम बना दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, तो पहले तो सरकार को जरूरत क्या बदली उस कॉलेजियम को बदलने के लिए, वहां से चीफ जस्टिस को हटाने के लिए। और चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही एक निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा देते हैं और 2 की नियुक्ति होने की जो पूरी स्थिति रही, उसी समय से लग रहा था कि जो चुनाव आयुक्त है हमारे तीनों के तीनों होंगे, वो पूरी व्यवस्था जो है वो ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। और वो चीजें नजर आ रही है। सोचिए कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हुई, जहां पे दिख रहा था कि वो कई सारे सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि पूरे इलेक्शन के दरमियान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हर स्टेज पे हर चरण के बाद हम लोगों ने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे। उन सारे चीजों का जवाब देते हुए इलेक्शन राजीव कुमार के जो बयान थे उस दिन, मुझे तो राजीव जी काफी आश्चर्य लग रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हो। तो इलेक्शन कमिश्नर के बयान और बीजेपी प्रवक्ता के बयान में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। तो ऐसे स्थितियों में ये धांधलियां होनी तय थी और वो धांधलियां हुई है। देखिए, जो बैलेट सिस्टम है, बैलेट सिस्टम की जो आरोप मुंबई में लग रहा है, वही तो चंडीगढ़ में देखा राजीव जी हम लोगों ने, कि आपको नहीं जिताना है तो आप कुछ वोटों को कैंसिल कर दे रहे हैं और फिर जो है कि जिताने वाले को जिता दे रहे हैं आप। वही चीज वहां पे उन्होंने कर दिया। तो वो चंडीगढ़ मॉडल की बिल्कुल पुनरावृत्ति है। और मैं डंके के तौर पे कहूंगा, ऐसे एक जगह पे नहीं, ऐसे जगहों को खोजा जाएगा तो उन जगहों की संख्या 100 से ऊपर हर हालत में निकलेगी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी, महाराष्ट्र से शुरू, क्या महाराष्ट्र पे ही खत्म? क्या यहां से हम, इसलिए महाराष्ट्र पे खत्म की बात कह रहा हूं क्योंकि शिंदे गुट, अजित पवार गुट ये भी नाराज है।
और अगर देखा जाए तो अभी जो अगला सप्ताह, मतलब ये कल का सोमवार नहीं, इसके बाद का सोमवार, यहां से परेशानियों का जो समय है वो शुरू होने वाला है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए, क्योंकि सदन